I hope all of you are doing well and also studying regularly. लॉकडाउन खुल चुका है, परंतु यदि कोई बहुत ही जरूरी काम है, तब ही आप अपने घर से बाहर निकलिए और वो भी पूरी सावधानी से। आइए, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन पढ़ें। बच्चों, किसी भी देश की समृद्धि उसके नागरिकों की खुशहाली एवं प्रगति पर निर्भर करती है। इस कारण सरकार सभी नागरिकों के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं एवं सेवाओं का गठन करती है जिससे उनके जीवन में सुधार आए और देश अपना लक्ष्य पूरा कर सके। बच्चों, हम सब जानते हैं कि परिवार समाज की मूल इकाई होता है। परिवार अपने सदस्यों की देखभाल और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। पिछले कुछ महीनों से हम सब अपने घरों में अपने परिवार के साथ कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं और परिवार के सदस्य ही एक दूसरे की इमोशनल, सोशल और फिजिकल सपोर्ट हैं। सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी सदस्यों की उत्तम वृद्धि और विकास के लिए सभी जरूरी सेवाएं नहीं दे सकते, जैसे कि छोटे बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल के लिए हॉस्पिटल्स, मनोरंजन के लिए सिनेमा घर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि, बड़े बच्चों के लिए कॉलेज एवं टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इन सेवाओं के उपयोग द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, परंतु हमारे देश में आज भी बहुत परिवार ऐसे हैं जो इन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते। इसके कई कारण हैं, परंतु इसका मुख्य कारण है पैसे की कमी होना। पैसा ना होने के कारण वे लोग सिनेमा घर नहीं जा पाते, बच्चों को स्कूल या कॉलेज नहीं भेज पाते, दवाइयाँ नहीं खरीद पाते। इसके अलावा कई बार बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या युवा और वृद्धजन अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और उन्हें अपने दम पर अपना जीवन गुजारना पड़ता है। भारत में सहायक तथा विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के कारण 70% से भी अधिक भारतीयों को आज भी उचित सफाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गरीबी, अज्ञानता तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित पहुंच न होने के कारण हमारे देश में नवजात शिशु का मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। देश के आधे से भी कम परिवार आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि पर खूब प्रभाव डालते हैं। इसी कारण हर देश की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने यहाँ के गरीब परिवारों तथा चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले नागरिकों के लिए विशेष प्रयासों एवं नीतियों द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करें, ताकि सभी नागरिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जिएं और बच्चों तथा युवाओं को स्वस्थ एवं प्रेरक परिवेश में समग्र विकास के अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार ने गरीबी तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना करी है। बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से समर्पित कार्यक्रम शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त सरकार उपरोक्त उद्देश्य से कार्य करने वाले निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठनों को भी हर संभव सहायता प्रदान करती है। कुछ संस्थान और कार्यक्रम नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होते हैं, जैसे केवल भोजन की आवश्यकता पूरी करना या शिक्षा का अवसर देना, जबकि कुछ कार्यक्रम समग्र विकास को आधार बनाकर नागरिकों की
विभिन्न आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करने के पर केंद्रित होते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि नागरिकों को सभी आवश्यकताएं एक साथ पूरी की जानी चाहिए ताकि इनका अधिकतम प्रभाव हो सके। अधिकतर जन कल्याण कार्यक्रम बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों को ध्यान में रखकर बनाए तथा लागू किए जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ही हमारे समाज के संवेदनशील समूह हैं। आइए जानें संवेदनशील का अर्थ। संवेदनशील उन व्यक्तियों और समूह के लिए बोला जाता है जिनको प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है और जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि पौष्टिक भोजन ना मिलना, अच्छी शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य देखभाल में कमी जैसी परिस्थितियों का हानिकारक प्रभाव भी सबसे अधिक हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है और एक क्षेत्र का विकास अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा कुपोषण का शिकार है तो वह स्कूल में ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाता और ना ही उसका शारीरिक विकास होता है। इसका एक और उदाहरण है कि यदि बच्चे का टीकाकरण टाइम से ना किया जाए तो बच्चा पोलियो का शिकार हो सकता है। तो हम कह सकते हैं उत्तम विकास के लिए बच्चे के भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया जाए। ऐसा ना होने पर किसी भी प्रकार के प्रतिकूल अनुभवों के कारण बच्चों के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। गरीबी तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सभी बच्चों को विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार बच्चे विभिन्न कारणों से किसी कानून का उल्लंघन कर देते हैं या फिर गैर सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किशोरों को संरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया था, जो भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम 2 प्रकार के किशोरों से संबंधित है। वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल अपराधी भी कहा जाता है। बाल अपराधी की संज्ञा केवल उन बच्चों को दी जाती है जिन्हें पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया हो। इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम तथा बाल अपराधियों के साथ उचित व्यवहार के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, वह जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण का प्रावधान है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता या जिन्हें बंधुआ मजदूरी या किसी कारखाने इत्यादि में गैर कानूनी रूप से रखकर काम करवाया जाता है। यह अधिनियम बच्चों के संरक्षण, उपचार, व्यवहार और पुनर्वास के लिए भी रूपरेखा प्रदान करता है। यानी कि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन बच्चों को सोशल और इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ कोई प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाए जिससे यह बच्चे एक प्रोडक्टिव नागरिक बन सकें। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की एक लिस्ट जारी की गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं।
संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल। पिछले कुछ वर्षों में संवेदनशील बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके विकास के लिए बहुत से कार्यक्रमों और सेवाओं की शुरुआत की गई है, जैसे समेकित बाल विकास सेवाएं, SOS बाल गांव, बाल गृह, गोद लेना। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम फिर से इस योजना के बारे में एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। इसके लक्षित समूह हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, किशोरियां एवं सभी महिलाएं यानी कि 18 से 45 वर्ष तक। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध जो कराई जाती हैं वे हैं टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पूरक आहार, निर्देशित सेवाएं तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा। गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरक भोजन, वृद्धि की निगरानी, मूलभूत स्वास्थ्य एवं देखरेख संबंधी सेवाएं, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशित सेवाएं। किशोरियां एवं सभी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, पूरक आहार, निर्देशित सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। SOS बाल गांव यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और छोड़े हुए बच्चों की लंबे समय तक परिवार के रूप में देखभाल करने की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को परिवार आधारित लंबे समय तक देखरेख प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ नहीं रह पाते। वास्तविकता में यह एक बहुत ही सुंदर अप्रोच है। प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। बच्चे संबंधों और प्रेम का अनुभव करते हैं। बच्चे एक पारिवारिक परिवेश में पलते हैं। एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक उनकी व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। कई SOS परिवार एक साथ रहते हैं ताकि एक सहायक ग्राम परिवेश बनाया जा सके। ये गांव स्थानीय लोगों के साथ और नागरिकों के साथ जुड़े रहते हैं और सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। आप SOS विलेजेस की डिटेल्स गूगल करके जरूर देखिएगा। SOS में पले हुए बच्चे बहुत सारे अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं और एक सफल नागरिक बन चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कोरोना वायरस की त्रासदी से हम मुक्त हो जाएं, तो अपने नजदीकी SOS में जरूर जाकर एक बार विजिट करें। बाल गृह राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा यह 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होते हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से राज्य की देखरेख में रखा जाता है। आमतौर पर बच्चों के लिए 3 प्रकार के बाल गृह स्थापित किए जाते हैं। सबसे पहले है प्रेषण गृह, ऑब्जर्वेशन होम। इनमें मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है। विशेष गृह, स्पेशल होम। विशेष गृह वे स्थान होते हैं जहां कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। किशोर या बाल गृह, जुवेनाइल और चिल्ड्रंस होम। इनमें अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता
या फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता या अभिभावक अस्वस्थ या गुजर चुके हैं। इन किशोर और बाल गृहों में बच्चों में ऐसे कौशल विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं जिससे वे समाज का उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम हो सके। गोद लेना या दत्तक ग्रहण। विश्व में गोद लेने की परंपरा काफी पुरानी है। बच्चा गोद लेने की प्रथा को संस्थागत और कानूनी बना दिया गया है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें विभिन्न नीतियां और कार्यक्रमों द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। गैर सरकारी संगठन भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। गोद लेने संबंधी नियमों को सशक्त करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर एक केंद्रीय संस्था, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था CARA का गठन किया है। अब हम युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु इससे पहले हम जानेंगे कि युवा क्यों संवेदनशील है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को युवा कहा गया है। युवा अवस्था कई कारणों से संवेदनशील अवधि मानी जाती है। सबसे पहला कारण है शारीरिक परिवर्तन। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। अक्सर किशोर इन बदलावों के लिए तैयार नहीं हो पाते और वे परेशानी और निराशा का अनुभव करते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन। किशोर संवेगात्मक रूप से अस्थिर व उत्तेजित महसूस करते हैं। मानसिक अस्थिरता के कारण किशोर तनाव का अनुभव करते हैं। लैंगिक परिवर्तन। किशोर अवस्था में लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों के जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हैं। शीघ्र लैंगिक विकास को प्राप्त करने वाली किशोरियां झिझक महसूस करती हैं, वहीं देर से परिपक्व होने वाले किशोर चिंतित हो उठते हैं कि उनके सामान्य किशोरों की तरह दाढ़ी मूछें आएंगी या नहीं। सामाजिक परिवर्तन। हालांकि किशोर दिखने में किसी वयस्क यानी एडल्ट के समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति बच्चों की तरह ही होती है। लोग भी उनसे अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि कभी तो उनके साथ बड़ों की तरह व्यवहार किया जाता है तो कभी बच्चों की तरह समझा जाता है। उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, परंतु यदि वह किसी अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें अभी तुम बच्चे हो कहकर मना कर दिया जाता है। लोगों के इसी प्रकार के व्यवहार के कारण किशोरों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। साथियों द्वारा स्वीकृति। किशोरों के लिए उसके साथियों की स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि मित्रों व माता पिता के विचारों में मतभेद हो तो ऐसे में किशोर के लिए दोनों तरफ सामंजस्य यानी बैलेंस बनाना काफी कठिन हो जाता है, जिसके कारण किशोर अक्सर तनावग्रस्त रहने लगते हैं। भविष्य की चिंता। किशोर अवस्था में किशोर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई का उन पर दबाव रहता है ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वे आगे उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में प्रवेश पा सकें। इससे वे बहुत चिंतित रहते हैं कि वे अपनी आशाओं को पूरा कर पाएंगे या नहीं। विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण व उनकी स्वीकृति। किशोरों के लिए विषम लिंगियों मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण व उनकी स्वीकृति प्राप्त करना एक चिंता का विषय रहता है। वह अपने व्यक्तित्व के बारे में चिंतित रहते हैं कि क्या वह विषम लिंगी मित्रों में लोकप्रिय हो पाएंगे या नहीं। शिक्षा और व्यवसाय संबंधी चिंता। एक तरफ किशोर शारीरिक व लैंगिक परिवर्तनों तथा संवेगात्मक अस्थिरता से
जूझ रहा होता है, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता और शिक्षक उस पर सही व्यवसाय चुनने और उसे प्राप्त करने के लिए अच्छे अंक लाने का दबाव डालते रहते हैं। उन्हें बार बार ये कहकर डराया जाता है कि इस समय की गई कोई भी भूल उनका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इन्हीं दबावों के चलते किशोर अक्सर चिंता तथा तनाव की स्थिति में रहते हैं। अपनी पहचान बनाना। किशोरों में अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा तनाव को और बढ़ा देती है। उन्हें जीवन में क्या बनना है, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उनमें आवश्यक क्षमता व गुण है या नहीं, इस तरह के प्रश्न उन्हें परेशान करते हैं। इसी कारण वे अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं। सभी के विषय में सही जानकारी तथा उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण किशोर तनावग्रस्त रहने लगते हैं, जिसके कारण वह और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। युवाओं के विभिन्न वर्गों में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण और जनजातीय युवा, किशोरियां, किसी भी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त युवा, विद्यालय छोड़ चुके युवा एवं गलत या अवैध धंधों में शामिल, अनाथ, घर से भागे हुए तथा सड़कों के आवारा बच्चे। सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए युवाओं की आवश्यकता है। उन्हें उचित शिक्षा और ट्रेनिंग देनी चाहिए, लाभदायक रोजगार मिलना चाहिए, अपने व्यक्तिगत विकास एवं तरक्की के लिए उचित अवसर चाहिए जिसमें वे अपनी स्किल्स यूज कर सकें, अपेक्षित आश्रय, साफ सुथरा वातावरण तथा अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, युवाओं के मुद्दों से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाओं में भागीदारी, युवाओं से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त भागीदारी, खेलों, शारीरिक शिक्षा, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंच प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम। युवा मामलों और खेलकूद के मंत्रालय ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत युवाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। आइए इनके बारे में जानें। सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। इनका विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना मुख्य उद्देश्य होता है तथा उनकी सहभागिता बढ़ाना होता है। इस योजना के अंतर्गत आमतौर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों के उदाहरण हैं सड़कों के निर्माण, गांव में तालाब आदि का निर्माण, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम, सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित क्रियाकलाप, वृक्षारोपण, गड्ढे खोदना इत्यादि। दूसरा कार्यक्रम है राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना। नेहरू युवक केंद्र के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को पूर्णकालिक रूप से 1 या 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो अपनी पहली डिग्री प्राप्त कर चुके हों। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रौढ़ क्लबों की स्थापना, कार्य शिविरों के आयोजन, युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद और खेलों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के गैर विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। औपचारिक शिक्षा,
समाज सेवा शिविर, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा युवा क्लबों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है जिससे कि विद्यालय नहीं जाने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर और साक्षर बनाया जा सके। उनमें गणितीय कौशल विकसित किया जाता है, कार्य क्षमता को बेहतर बनाया जाता है तथा ऐसे क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को क्रियात्मक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से उत्पादक और सामाजिक रूप से उपयोगी बनाना होता है। फिर आता है साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, प्रमोटिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिसका उद्देश्य युवाओं में साहस, जोखिम लेने, सहयोगात्मक रूप से दल में काम करने, पढ़ने की क्षमता और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए सहनशीलता विकसित करने का प्रोत्साहन देना होता है, जैसे कि पर्वतारोहण, कठिन रास्ते पर पैदल यात्रा, पहाड़ों की वनस्पति और जंतुओं वनों का अध्ययन, तैरने और साइकिल चलाने आदि जैसे कार्यक्रम। स्काउट्स और गाइड्स। किशोर और किशोरियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। यह संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ावा देता है और समाज सेवा की भावना विकसित करता है। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। भारत पिछले कई वर्षों से राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहा है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को दूसरे ऐसे प्रदेशों के दौरे पर भेजा जाता है जो सांस्कृतिक रूप से काफी भिन्न हो। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में दूसरे प्रदेशों में स्थिति देश को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेश के लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों, देश के अन्य भागों के सामाजिक रीति रिवाजों आदि की अच्छी समझ विकसित करना होता है। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिविर, सेमिनार, सम्मेलन आदि का भी आयोजन किया जाता है। अंत में पढ़ेंगे सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम। परंतु उससे पहले जानते हैं वृद्धजन क्यों संवेदनशील है। वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आयु बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अतिरिक्त कई प्रकार की अक्षमताएं भी होने लगती हैं, जैसे कि दृष्टि कमजोर होना या मोतियाबिंद के कारण अंधापन, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन, गठिया के कारण चलने फिरने में परेशान। कई बार बच्चों के विवाह के कारण या आजीविका कमाने के लिए परिवार के बाहर चले जाने के कारण वृद्धजन अकेले पड़ जाते हैं। कई बुजुर्ग अकेलेपन और दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना का भी अनुभव करते हैं। बहुत से वृद्धजन आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से वे कई बार तनाव महसूस करते हैं। पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बिखराव होने के साथ ही पारंपरिक मूल्यों से में भी परिवर्तन हो रहे हैं। वृद्धजन स्वयं को उपेक्षित तथा बेकार महसूस करते हैं। घर के लोग बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते। कई बार अपने लिए स्वतंत्र समय, भौतिकता और आत्म केंद्रित होने जैसी प्रवृत्तियों के कारण भी वृद्धजनों की उचित देखभाल नहीं हो पाती। अतः अनेक वृद्धजन ऐसे समय में अकेले रहते हैं जब परिवार का सहारा उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। परंतु इन विवरणों के आधार पर
यह निष्कर्ष निकालना कि वृद्ध अवस्था केवल परेशानियों की ही अवस्था होती है पूरी तरह गलत है, जबकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकतर बुजुर्ग एक अच्छा, आदर्श तथा सार्थक जीवन जीते हैं। आज भी लगभग हर भारतीय परिवार में बुजुर्गों का सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा उनके आज्ञा का हर संभव पालन किया जाता है। वृद्ध जनों के लिए कुछ कार्यक्रम। बुजुर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों के बीच संबंधों के विकास सशक्त करने के लिए कार्यक्रम, अर्थपूर्ण रूप से वृद्ध अवस्था गुजारने को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए बहु सेवा केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्ध जनों के लिए मोबाइल चिकित्सा, बुजुर्गों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम, अपंगता और सुनने में सहायता के लिए सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने, विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चों में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता जगाने के कार्यक्रम, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वृद्ध जनों की देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है जिन्हें निराश्रित माना जाता है, यानी जिनके पास अपना निजी अथवा परिवारजनों से कोई वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं होता। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए व्यक्ति को 65 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और उनके पास अपना आयु प्रमाण पत्र और निराश्रित होने का प्रमाण होना चाहिए। इस क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक कौशल। इस क्षेत्र में करियर या रोजगार विकल्प के रूप में व्यक्ति चाहे किसी पहले से चल रहे कार्यक्रम में इंचार्ज अथवा प्रबंधक के रूप में काम करे या युवाओं, बच्चों अथवा वृद्ध जनों के लिए किसी संगठन या कार्यक्रम की शुरुआत करे। इन सभी के लिए व्यक्ति के पास कुछ विशेष कौशल एवं जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि एक योजनाकार, प्रबंधक और परीक्षक की क्षमताओं और कौशलों का होना जरूरी है। अपने लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं और देखभाल के तरीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में कुछ और कौशल भी होने जरूरी है, जैसे कि जन कौशल। किसी संगठन के संचालन या उसमें विभिन्न पदों पर काम करने के दौरान व्यक्ति को अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, जैसे समुदाय या समाज। बच्चों के लिए चलाया जा रहा कोई भी कार्यक्रम अथवा संस्थान तभी सफल होगा यदि समाज की उसमें भागीदारी और अपनेपन की भावना होगी। ऐसा तभी होगा जब कार्यक्रम में शुरुआत से लोगों को उसमें सम्मिलित करने की योजना बनाई जाए। सामाजिक भागीदारी के साथ योजना बनाना, उनका प्रबंधन और क्रियान्वयन करना किसी प्रभावी कार्यक्रम के आधार स्तंभ होते हैं। अतः समाज के साथ संबंध और समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना व्यक्ति की कार्य संबंधी जिम्मेदारी के प्रमुख पहलू होने चाहिए। निजी क्षेत्र। कंपनी और संगठन जन कल्याण कार्यक्रमों की सहायता के लिए योगदान दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति में यह कौशल एवं योग्यता होनी चाहिए कि वह इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को अपनी बात समझा पाए तथा उनसे अपने कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता या अन्य संसाधन जुटा पाए, जैसे उनसे अपने किसी कार्यक्रम की स्पॉन्सरशिप लेना। सरकारी अधिकारी। विभिन्न विभागों में सरकारी अधिकारियों से मिलकर उनसे प्रभावी बातचीत की कला में निपुण होना। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति। प्रशासनिक कौशल। ऐसे व्यक्ति जो विशिष्ट जरूरतमंद लक्ष्य समूह के लिए
कोई नया संगठन या कार्यक्रम स्थापित करना चाहते हों, उनके लिए कुछ आवश्यक कौशल हैं। उन्हें यह अवश्य पता होना चाहिए कि वह क्या काम करेंगे, लक्षित समूह को कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वित्तीय संसाधन, कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की भर्ती आदि। व्यक्ति को इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है और संगठन किस प्रकार लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देगा, क्योंकि सब स्पष्ट संकल्पना वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होता है, जिससे उसकी उस क्षेत्र में सफल होने की अधिक संभावना होती है। कार्य क्षेत्र। अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यक्ति जिस भी प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, उस क्षेत्र में उसके लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जैसे कि अपने लक्षित समूह को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी निजी संस्थान स्थापित कर सकते हैं, किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा कार्यक्रम में प्रबंधक बन सकते हैं, किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर काम कर सकते हैं, मौजूद कार्यक्रमों और संस्थानों में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता या परीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। Thank you. Please don't forget to like and share and subscribe to my channel. Thank you once again.